नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप सभी का स्वागत है आपकी YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास जी में। आज के सेशन में हम केवीएस के मॉक टेस्ट सेट नंबर 3 को करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके टोटल 10 एमसीक्यूज हैं और ये आपके अद्यतन जो सिलेबस जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग सेट किया गया है। तो बस करना क्या है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है फैक्ट वर्ड है जिसका कि आपको सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम का मतलब होता है जिसे आप समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है ना, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। सबसे पहले जानेंगे कि फैक्ट का मतलब क्या है। फैक्ट का मतलब होता है समथिंग दैट एग्जिस्ट्स, कोई ऐसा चीज जो एग्जिस्ट करता है, जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, ठीक है ना, उस चीज की बात करता है। तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है आपका फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है समथिंग दैट इज अनरियल। अब देखेंगे आप कि ये जो है ना इससे ऑपोजिट मीनिंग को कन्वे कर रहा है। मतलब फैक्ट मतलब जो चीज रियल है, ठीक है ना, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, अर्थात ये ऑप्शन आपका छट गया। दूसरा इमेजिनेशन है जो कि अनरियल या फिक्शन का ही सिनोनिम है, अर्थात ये भी ऑपोजिट हो गया यहाँ पे। तीसरे में देखते हैं कि रियलिटी है जो कि आपका यहाँ पे सही इसका आंसर होगा। और हाइपोथेसिस का भी सिमिलर मीनिंग है जो कन्वे करता है फिक्शन या इमेजिनेशन। हाइपोथेसिस का मतलब होता है समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, कोई ऐसा चीज जो वास्तविकता में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप देखेंगे कि एक होता है हमारा फिक्शन और फिक्शन का ऑपोजिट वर्ड होता है नॉन फिक्शन। तो आप यहाँ पे फैक्ट के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं नॉन फिक्शन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज जो काल्पनिक है और नॉन फिक्शन में जो काल्पनिक नहीं है, जो रियलिटी पर बेस्ड है, जो रियल चीज है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द प्रिंसिपल डैश टू स्पीक टू यू। अब यहां देखेंगे यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको प्रयोग करना है। देखेंगे पहला ऑप्शन है इज वांटिंग, दूसरा वाज वांटिंग, तीसरा वर वांटिंग और चौथा वांट्स। अब देखेंगे एक बेसिक सा फंडा है क्या, वांट जो है ना ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देयर आर सर्टेन वर्ब्स जिनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, या तो वो मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं, या पोजीशन की बात करते हैं, या इमोशन की बात करते हैं, ठीक है ना। उस स्थिति में उन सभी शब्दों का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में इन जनरल नहीं करते हैं। जैसे आपके सामने एक वर्ड है यहाँ पे फील। देखेंगे आई एम फीलिंग बेटर, जब आप स्वास्थ्य के बारे में बोले आई एम फीलिंग बेटर तब तो सेंटेंस सही है, लेकिन जब फील करने की बात आप बताते हैं किसी भी चीज को अनुभव करने के सेंस में, जैसे हमारे जो 5 सेंसेस है ना, ठीक है ना, उनके द्वारा जब किसी चीज को आप फील करते हैं तो उस संदर्भ में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर देखेंगे पोजीशन वाले शब्द जो हैज, हैव, हैड हमारा है, इनका आईएनजी फॉर्म में हम यूज नहीं करते, इसका हैविंग हो जाता है। क्लियर है। उसी में हम देखेंगे पोजेज हो गया हमारा, इसका भी पोजेजिंग करके आप नहीं बनाते हैं। OWN ऑन, ऑन मतलब पोजेज करना, ये ध्यान रखना है आपको। इसी में देखेंगे वांट हो गया हमारा, ठीक है ना। मेंटल प्रोसेस में जितना भी हो गया अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, नहीं आई अंडरस्टैंड इट। क्लियर है। तो ये सारे हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं और भी हैं जिनकी हम आगे आने वाले सेट्स में चर्चा करेंगे। क्लियर है। इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग नहीं करते हैं, जिस कारण से आपके 3 ऑप्शंस छट गए। वैसे भी देखेंगे प्रिंसिपल हमारा सिंगुलर है, जिसके कारण से वर का प्रयोग इसके साथ नहीं किया जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ वर्ड जो है इसका आपको क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। अब देखेंगे यहाँ पे पूरे सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं। ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने इसे खुद से किया। खुद से मतलब कहीं ना कहीं ये किसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, तो ही के बारे में। मतलब ये इम्फेसाइज कर रहा है कि इसे किसी और ने नहीं किया, बल्कि डूअर जो है ना उसी ने किया है, विदाउट टेकिंग एनी असिस्टेंस फ्रॉम अदर वन। क्लियर है। अर्थात ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, कि ये प्रोनाउन के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है, इसी के बदले में आकर के इसी को इम्फेटिक बना रहा है। तो यहां पे ये जो वर्ड हमारा है ना एक प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वैसे भी याद रखना है कि जो वर्ड जो अंत हो रहा हो सेल्फ या सेल्फ से, वे हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं। और किसमें, या तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे या फिर हमारे वो क्या हो जाएंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे। क्लियर है।
अब देखेंगे जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा ना, तो देखेंगे कि ये हमेशा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, और रिफ्लेक्सिव नाम है तो क्या है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे ही किल्ड हिमसेल्फ, एक सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं, ही किल्ड हिमसेल्फ। अब देखेंगे हिमसेल्फ जो है ना, इस एक्शन का इफेक्ट किस पर रेफर कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो डूअर पर। मतलब एक ऐसा हमारा प्रोनाउन जो किसी भी एक्शन का इफेक्ट डूअर पर ही रिफ्लेक्ट कर दे, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और ये हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा जब कभी भी वाक्य में प्रयुक्त होगा तो। और वहीं देखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं ना, इनका प्रयोग करते हैं हम डूअर को एम्फसाइज करने के लिए, डूअर पर हम प्रभाव डालने के लिए, डूअर को हम जोरदार बनाते हैं। क्लियर है, ये चीज देखना है। उस स्थिति में इसका प्लेसमेंट या तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद कर सकते हैं, कहीं भी। इसी सेंटेंस में हम ऐसा लिख सकते थे, ही हिमसेल्फ डिड इट। क्लियर है, पोजीशन का भी आपको खासा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही डैश फॉर 5 आवर्स। अब कहता है वह 5 घंटे से क्या कर रहा है, सो रहा है। ठीक है ना, देखते हैं पूरे ऑप्शंस को जब हम एक एक करके यहां पे डिस्कस करेंगे तब। सबसे पहली बात है कि ही है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। देखेंगे इसके साथ हैज का भी प्रयोग होता है, इज का भी होता है, वॉज का होता है, लेकिन हैव का प्रयोग नहीं होता है। एक तो खत्म हो गया। दूसरा देखेंगे यहां पे बात की जा रही है ड्यूरेशन की। यहां बात की जा रही है कि कोई एक्शन कितने समय तक चला है या चल रहा है। अभी क्लियर हो जाएगा। तो जब बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, जहां पे सिंस या फॉर दिख जाए, तो वहां पे हम नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमारा सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात हम यहां क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी और सी आपका तो ऐसे ही छट गया। बच गया कौन आपका, बचा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। कहता है ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। वह जो है ना 5 घंटे से सो रहा है। यहां देखेंगे जो मैं जो यह डॉट्स लिख रहा हूं ना, इसका कोई मतलब है। कहते हैं 1 घंटा, 2, 3, 4 और 5, मतलब जब से वह सो रहा है तो ये 5 घंटे के सोने की बात जो है ना 100% हो चुकी है और अभी भी जारी है। इस स्थिति में क्या करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हैज आ जाएगा, हैव आ जाएगा, प्लस हम देखेंगे बीन आ जाएगा, और प्लस देखेंगे वर्ब का चौथा रूप आ जाएगा। फिर सिंस या फॉर के द्वारा आगे हम टाइम की बात करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे एक और चीज समझेंगे, हैज या हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देख रहे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब बी का थर्ड फॉर्म है। और चूंकि आपको कंटिन्यू रखना है एक्शन को, जिसके कारण से आप क्या कर देते हैं, वर्ब का चौथा रूप प्रयोग में लाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। यहां पे एक इडियम दिया गया है आपके सामने और यू हैव टू पिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस इडियम। क्लियर है। अब देखते हैं, पहले तो ये समझना होगा बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्शन जो रुक रुक करके होने वाला हो, समथिंग दैट इज नॉट गोइंग कंटिन्यूअसली, मींस नॉट कंटिन्यूअस है कोई भी चीज। इस सेंस में हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को छांट देंगे। इसका मतलब एक और हो सकता है, कोई भी चीज जो ऑन एंड ऑफ होके चलता है। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कि रुक रुक करके, जैसे मैंने बताया कि मेरी क्रिकेटिंग कैरियर जो है ना ऑन एंड ऑफ रही है। मतलब मैंने कभी खेला है, फिर बीच में देखेंगे कि बहुत सारी परेशानियों के कारण, इंजरी के कारण रुका होगा, फिर कंटिन्यू किया, फिर किसी कारण से बाहर हुआ टीम से, फिर आया। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ऑन एंड ऑफ बोलते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, खास करके जब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो जो प्रोग्रेस जो है ना उसमें पॉजेस देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है ना, इनकम्प्लीटली से कोई अर्थ नहीं है, इरेग्युलर हो जाएगा यहां पे। कोई भी चीज जो इरेग्युलर है, इस सेंस में हम बाय फिट्स एंड स्टार्ट इडियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा कि ही सेड टू मी हु आर यू। आपको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। सबसे पहले जब भी आप इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करना चुटकियों में आना चाहिए। कैसे, सबसे पहले देखेंगे सेड है हमारा, यहां क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस पे इफेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन पूछने का, जिसके कारण से आस्क में बदल जाएगा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए आपका छट गया। ठीक है ना। अब देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो पूछ रहा है, लेकिन कैसा है, जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। अगर दिया जा सकता है
तब तो देखेंगे यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग होगा। अगर नहीं दिया जा सकता, जिसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, सिर हिला के आप नहीं दे सकते हाँ या ना में, उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन वर्ड है उसी का आपको कंजंक्शन के रूप में यूज करना पड़ेगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ इफ आ गया, ये तो ऐसे ही छट गया। इफ या वेदर का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ कहां करते हैं, जहां पर आपका क्वेश्चन यस नो में आंसर किया जा सकता है। क्लियर है, दो आपके ऑप्शन ऐसे छट गए। तीसरा देखते हैं, ही आस्क्ड मी, सही है। हु वॉज आई। अब देखना है आपको कि ये जो सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है, तो यहां पे देखेंगे इन्वर्जन देखने को मिलता है। पहले आप देखेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है, और जब इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, असर्टिव पैटर्न में पहले सब्जेक्ट और फिर हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब आता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया, अर्थात एक बचा वही आपका सही हो जाएगा। ही आस्क्ड मी हु आई वॉज। आई में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो देखेंगे कि सन का रूल है, आपको याद रखना है 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। तो यहां पे देखेंगे कि सेकेंड पर्सन है हमारा ये, तो ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल लेगा। बदलेगा क्या, तो सिर्फ इसके पर्सन में बदलाव आएगा, इसके केस में नहीं आएगा, ठीक है ना ही इसके नंबर में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन का, ये सेकेंड पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन में बदल देंगे, जिस कारण से आई हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार लगा होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आइडेंटिफाई द टेंस। यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सी वॉज मेड टू लाफ, और आपको क्या करना है, इसका आपको ढूंढना है टेंस, कि कौन सा टेंस यहां यूज हुआ है। क्लियर है, जब कभी भी टेंस ढूंढना हो तो वहां देखेंगे सीधे सीधे आप दौड़ के पहुंच जाएंगे कहां पे, वर्ब के पास। आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉज है, वॉज हमारा क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्लियर है, और जैसे ही एक से अधिक अगर आपको वर्ब फॉर्म दिख रहे हो, तो सबसे पहला वाला आपका काम है जो वहीं पे जाइए, सबसे पहले वाले के, जहां से वर्ब फ्रेज की शुरुआत हो रही है। तो हम देख रहे हैं यहां पर ये भी है, ये भी है, तो शुरू हम यहां से करेंगे, क्योंकि टेंस पहला वाला देगा आपको, ठीक है ना। दूसरा तो आपको एस्पेक्ट देगा कि उस टेंस को किस एस्पेक्ट में, एस्पेक्ट मतलब इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसकी बात होगी। हालांकि यहां पे देखेंगे बी का फॉर्म है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अर्थात ये पेसिव वॉइस में है। क्लियर है, तो देखेंगे ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। V2 हमारा क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है ना, अर्थात ये हमारा क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आइडेंटिफाई द एरर। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, अब आपको वह पार्ट चूज करना है, उस ऑप्शन का चुनाव करना है जिसमें कोई एरर है। इट इज हाई टाइम। अब एक चीज समझना है, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इस तरह से अगर कोई सेंटेंस शुरू होना, तो देखेंगे इसके बाद जो है ना, पास्ट इंडिफिनिट का अर्थात वर्ब के सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है, देखेंगे दूसरे ऑप्शन को, दैट वी सेंड। सेंड हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यही गलत है, इसी पार्ट को आपको आंसर के रूप में चुनना पड़ेगा। यहां पे अगर सही करना है तो क्या होगा, सेंट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कहता है नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर्स एस्केप्ड। अब ये अंडरलाइन पार्ट में आपको क्या करना है, गलती ढूंढनी है, या फिर इसे इंप्रूव अगर किया जा सकता है तो आप उसको इंप्रूव करेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले अगर यहां से यहां तक देखते हैं, एक जब अंडरलाइन कर दिया गया है तो आपके सामने एक छोटा सा क्या हो गया, एक हिंट आ गया कि गलती है भी तो इसी पार्ट में, पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं, कहता है नो सूनर डिड। अगर डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे V2 नहीं होगा, यहाँ V1 आएगा। और वैसे भी इसके पीछे कॉन्सेप्ट को मैं बता दूं कि नो सूनर के बाद हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट परफेक्ट के लिए क्या होता है, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का। इस स्थिति में यहां क्या हो जाएगा, इसका सही था अराइव्ड, यहां आपको क्या करना था, डिड को हैड में बदलना था, अर्थात इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब एक चीज और समझा रहा हूं आपको कि देखिए नो सूनर से जैसे शुरू होगा तो यहां इन्वर्जन होगा। अब आपके मन में आता होगा कि सर इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन ये होता है कि नॉर्मल कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का चयन करते हैं, कोई भी हो, V2 हो, V3 हो या V5 हो, जो भी हो, हम देखेंगे पहले सब्जेक्ट फिर आपका वर्ब आएगा। क्लियर है,
लेकिन इन्वर्जन जब करते हैं ना, इसी का जब हम इन्वर्जन करेंगे तो पहले हमारा वर्ब आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, और जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पे इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और उसी तरह से अगर कोई सेंटेंस नो सुनर से अगर शुरू हो तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, अर्थात यहाँ पे इन्वर्जन होगा। इसके बाद एक और चीज समझा दूं आपको, कहता है नो सुनर। सुनर क्या है आपका, कॉम्परेटिव डिग्री का है, और जैसे ही कॉम्परेटिव डिग्री का कोई दिख गया तो समझ जाइए कि आगे देन आएगा। आपके एरर डिटेक्शन वाले पार्ट में क्या देखने को मिलेगा, कभी कभी देन के बदले में व्हेन लिख देगा, जो कि इसके कॉम्बिनेशन को खराब कर देता है। क्लियर है ना, तो इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। कहता है आइडेंटिफाई द एरर। यहां पे फिर आपको क्या करना है, इस पूरे सेंटेंस को ऑप्शंस में लिखा गया है, जिसमें से आपको उस पार्ट का चुनाव करना है जिसमें कोई गलती हो। क्लियर है, आई सी ये सही है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। आई सी थिंग्स ऑब्जेक्ट है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट नाउ, अब किस पार्ट में गलती है, तो देखेंगे कि यह हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब कहता है आप देखते हो किसी भी चीज को, कैसे, तो अलग तरीके से। तो ये क्वालिफाई करेगा किसको, वर्ब सी को, और सी को क्वालिफाई करने वाला क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा। क्लियर है ना। लेकिन हम डिफरेंट का पार्ट ऑफ स्पीच अगर देखें तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन यहां पे हमें आवश्यकता है किस चीज की, एडवर्ब की। तो करना क्या है, इसमें एलवाई जोड़ दीजिए और लिख दीजिए डिफरेंटली। क्लियर है, अर्थात यही पार्ट है जिसमें कोई गलती है, डिफरेंट नहीं डिफरेंटली होना चाहिए। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर लगा है तो प्यार बरसाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और बने रहिए अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। चलिए इस बार केवीएस पार। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।